इलेक्टोरल रिफॉर्म्स 1996 को छोड़ो, हम लोग इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग बॉर्डर लाइन लेंगे 1996 को, उसके बिफोर को लेंगे, ऑन को लेंगे और आफ्टर को लेंगे, और इसमें 2010 का अलग है। इसमें एक कमीशन जो सबसे ज़्यादा फेमस है, दिनेश गोस्वामी, उसका रिकमेंडेशन को हम लोग देखेंगे। तो ईवीएम का जो है सबसे पहले 1996 के पहले जो रिफॉर्म हुआ था उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है इसमें रिफॉर्म्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले ले लेते हैं 1996 का रिफॉर्म में तो क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो 1989 में ईवीएम की मशीन के बारे में अपने को पहला सबूत मिलता है। बेसिकली राजस्थान का और मध्य प्रदेश और दिल्ली में ईवीएम का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। लेकिन ये क्या पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में था? नहीं। पूरे राज्य में था क्या? नहीं, सेलेक्टेड था। ये बेसिकली 1998 की बात है। और सबसे पहले 1999 में गोवा में इसको चीज़ को आप पूरी तरीके से आप इस चीज़ को फॉलो कर पाएंगे। दूसरे अगर रिफॉर्म्स की बात किया जाए तो बूथ कैप्चरिंग के बारे में बोला गया। बूथ कैप्चरिंग बेसिकली एक इवेंट है जिसमें इंटायर बूथ को कॉन्फिस्केट किया जाता है, बेसिकली गाउन्स या असामाजिक तत्वों के द्वारा। तो उस केस में आप एडजर्न करोगे पोल को, पूरा काउंटर मैंडेटिंग ऑफ इलेक्शन, मतलब पूरी तरीके से आप निष्कासित करोगे इलेक्शंस को, जो भी रहेगा। और सीजायर ऑफ पोलिंग स्टेशन एंड मेकिंग पोलिंग अथॉरिटीज सरेंडर बैलेट पेपर और वोटिंग मशीन। ठीक है, तो पूरी पुलिस स्टेशन, पोलिंग स्टेशन को, पुलिस स्टेशन नहीं, पोलिंग स्टेशन को आप पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे, मतलब इन द सेंस आप उसको जब्त करोगे। और इस तरीके से ये पूरे बैलेट पेपर और या वोटिंग मशीन को जो भी करता है, तो आप इलेक्शन को पूरी तरीके से सस्पेंड करोगे, आप ये कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड। तो इसमें जैसे कि मेरा मत पत्र है, वोटर कार्ड है, उसके द्वारा है कि इलेक्टोरल प्रोसेस को सिंपल बनाया जाएगा, ऐसा करके 1993 में इस घटने को, इस इवेंट को किया गया इलेक्शन कमीशन, बेसिकली 1996 के पहले। ठीक है, और बोगस वोटिंग को रोकने के लिए बेसिकली पहले नाम भर दिया जाता था, लेकिन इसमें नाम के बाद फ़ोटो वगैरह सारा चीज़ होगा, तो ये बोगस को रोकने के लिए। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ऑफ 1996 को मैं देख लेते हैं। तो देखो 1996 के इलेक्टोरल रिफॉर्म जो है वीपी सिंह गवर्नमेंट के द्वारा है, और दिनेश गोस्वामी जो तब के लॉ मिनिस्टर था, मैं इसी कमीशन के बारे में बात कर रहा था जो कि बोला जा रहा था। तो उन्हें इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में डिटेल में स्टडी करने को बोला और हमको कुछ सजेशन दो, तो उन्होंने ऐसा कर भी पाया। ये देखिए, ध्यान रखें 1996 का ये रिफॉर्म का बारे में है। तो उन्होंने लिस्ट रखा नाम कैंडिडेट्स का, और उसको 3 क्लासिफिकेशन में बांटा। एक तो रिकॉग्नाइज पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज, अनरिकॉग्नाइज्ड, और एक है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। ये 3 कैटेगरी में उन्होंने लिस्ट रखा, और उसको फर्दर उसमें ना कैंडिडेट्स को नाम को बांटा गया। तो जो पॉलिटिकल है, अनरिकॉग्नाइज्ड है, यानी कि निर्दलीय है, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज तो हैं लेकिन वो रिकॉग्नाइज नहीं, उस तरीके से बांटा गया। आगे बढ़ते हैं, डिसक्वालिफिकेशन फॉर इंसल्टिंग द नेशनल ऑनर है। तो बेसिकली इस प्रोविज़न में प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट और टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 जो किया गया है, उसके तहत आप इलेक्शन या पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर को 6 साल तक के लिए, कोई भी अगर व्यक्ति ऐसा इस एक्ट के तहत अगर दोषी पाया जाता है, ऑफेंस अगर सिद्ध हो जाता है, तो 6 साल आप बेटा चुनाव मत लड़ना। इस एक्ट के तहत 3 ऐसे प्रावधान हैं जिसमें आप बोल सकते हो कि उसने देश का जो गरिमा है उसको ठेस पहुंचाया है। वो है नेशनल फ्लैग को अगर कोई ऑफेंस करता है या इंसल्ट करता है, भारत के संविधान को, नेशनल एंथम को किसी प्रकार से, तो ये चीज़ है। उसी संदर्भ में आगे बढ़ा गया है कि ये इलेक्शन के बेसिकली दिन में जो घटनाएं होती उसके लिए है। तो 48 घंटे के पहले किसी भी प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन, ईटिंग प्लेस या होटल में आप शराब नहीं बेच सकते, ये पोलिंग के पहले, ताकि ये बेसिकली असामाजिक तत्व को बढ़ावा ना देने के लिए ये बात है। इसका तोड़ भी है, लोग पहले से ले के रख लेंगे बल्क अमाउंट में, ये भी एक है।
आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ प्रपोजर्स के बारे में है। तो पार्लियामेंट्री और स्टेट कंसिस्टेंसी, अगर असेंबली कंसिस्टेंसी है तो उसको, अगर वो चुनाव लड़ता है, नॉमिनेट करता है, तो उसे 10 रजिस्टर्ड इलेक्टर्स का ज़रूरत है प्रपोजर के तौर पे। हालांकि कोई रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी का है ना, तो उसे एक ही लगेगा, उसे एक ही प्रपोजर की ज़रूरत लगेगा। आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीज़ इलेक्शन से रिलेटेड है। डेथ ऑफ कैंडिडेट, तो डेथ ऑफ कैंडिडेट में बोल रहा है कि कोई भी पोलिंग के समय डेथ हो जाता है किसी भी का, तो वो इलेक्शन को कभी भी ख़त्म नहीं किया जाएगा। पहले नहीं ये था कि इलेक्शन को भंग किया जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हालांकि अगर कोई रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी का है, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, सपा, यही सब का, तो उसको 7 दिन का मोहलत दिया जाएगा ताकि वो अपना कैंडिडेचर को घोषित कर सके। टाइम लिमिट फॉर बाई इलेक्शन को भी इस तरीके से रखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1996 में 6 मंथ, 1996 में 6 ले लो, उसमें ऑकरेंस किया गया है एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर पे। हालांकि ये 2 केस में होगा, जो मेंबर है वो फील्ड लेस देन 1 ईयर बोल रहे हैं, मतलब ये चीज़ तब एप्लीकेबल नहीं होगा कि 1 साल से अगर भीतर इलेक्शन नहीं होगा ना, तो बाई इलेक्शन नहीं होगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट ये मानती है इलेक्शन कमीशन की कि वहाँ पास डिफ़िकल्ट है किसी भी इलेक्शन को कंटिन्यू कर। बेसिकली ये प्रेसिडेंट रूल के बारे में बोल रहे हैं। उसी संदर्भ में आगे बढ़ा जाए तो उन्होंने ये भी कहा कि हॉलीडे होगा पोलिंग डे के दिन, हॉलीडे होगा पोलिंग डे के दिन। ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री में पोलिंग डे के दिन हॉलीडे होगा। 2 कंसिस्टेंसी को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। बोल रहे हैं कि कोई भी कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल नहीं है 2 पार्लियामेंट्री या असेंबली कंसिस्टेंसी का जनरल इलेक्शन पे, जो कि साइमल्टेनियसली जो हुआ है उस पर। प्रोहिबिशन ऑफ आर्म्स, एंट्रिंग इनटू द नेबरहुड ऑफ पोलिंग स्टेशन विथ एनी काइंड ऑफ आर्म इज़ टू बी कंसिडर्ड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, कोई भी अगर पड़ोस में हो रहा है कि आर्म्स में, तो उसे आप इस संदर्भ में एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है अगर आप घुस जाते हो तो। इफ़ेक्टिव कैंपेनिंग पीरियड रिड्यूस्ड बोल रहा है, मतलब आपका जो कैंपेनिंग जो पीरियड है ना, वो 20 से 14 दिन हो जाएगा। कैसे 20 से 14 दिन हो जाएगा? क्योंकि इस समय आप जो प्रचार करोगे उसके लिए बोल रहा है। इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स आफ्टर 1996, तो बोल रहा है कि नंबर ऑफ़ इलेक्टर और प्रपोज़र है उसको ये 1996 के बाद का है। तो इसमें क्या है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट हमको पता है कि 50 प्रपोज़र होता है प्रेसिडेंट के लिए और 20 वाइस प्रेसिडेंट के लिए होता है, उसके लिए बोल रहा है। और सिक्योरिटी अमाउंट को 15,000 रुपये किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1996 के बाद वाले में जो प्रोविज़न है उसके तहत स्टाफ फॉर इलेक्शन ड्यूटी बोल रहा है कि लोकल अथॉरिटीज़ को आप यूटिलाइज़ कर सकोगे इन सारी चीज़ पे। पोस्टल बैलेट का भी किया गया है। प्रॉक्सी वोट के लिए भी वो किया गया है, जिसमें आर्म्स एक्ट अप्लाई हुआ है कि मतलब फोर्स वाले लोग अपने बाबत उन लोग वो कर सकते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल एंटीसेडेंट एसेट्स बाय कैंडिडेट्स, इसमें बोल रहा है कि जो भी कैंडिडेचर है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का, वो नॉमिनेशन पेपर के सामने इन सारी चीज़ को भरेगा। किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में, कोई भी इतिहास में उसने सज़ा पाया गया है, एसेट्स के बारे में उसको हलफनामा पेश करना पड़ेगा। लायबिलिटीज़, किसी प्रकार का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट से उसने, मतलब बेसिकली लोन वगैरह तो नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में भी कैंडिडेट्स के बारे में ये हलफनामा देना पड़ेगा। तो ये बातें भी हैं। राज्यसभा में चेंजेस के बारे में बताया जा रहा है कि पहले ये था कि आप उस स्पेसिफिक सीट से करोगे, पर ये चीज़ को रिमूव कर दिया गया। अब डोमिसाइल या रेसिडेंसी कैंडिडेट के लिए इलेक्शन राज्यसभा को हटा दिया गया है। ओपन बैलेट सिस्टम को रखा गया है इंस्टेड ऑफ सीक्रेट बैलेट सिस्टम फॉर इलेक्शन टू द राज्यसभा। पहले बंद था, ये है कि नहीं, पहले बंद था, तो अब ये सीक्रेट बैलेट सिस्टम को हटा दिया गया है। और ट्रैवल एक्सपेंडिचर को हटा दिया गया है, समझ रहे हो। तो इसमें क्या है कि पहले क्या था कि ट्रैवल एक्सपेंडिचर को रखा जाता था, तो उसमें एक्सपेंस में जोड़ा जाता था, तो ये चीज़ नहीं होगा।
फ्री सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रोल रोल्स, इसका मतलब क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी ऑफ इलेक्ट्रोल रोल्स और प्रिस्क्राइब मटेरियल रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ को मुहैया कराएगी। समझ पा रहे हैं? मत पत्र वगैरह जो है, पार्टीज़ इंटाइटल टू एक्सेप्ट कंट्रीब्यूशन, तो उनको 20,000 रुपये तक क्या बोल रहे हैं, उसको 20,000 के क्या बोल रहे हैं, एक में दे हैव टू रिपोर्ट एनी कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस 20,000 टू द इलेक्शन फॉर मेकिंग एनी क्लेम टू एनी इनकम टैक्स रिलीफ। इस तरीके से बोल रहे हैं कि 20,000 से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उन्हें इलेक्शन कमीशन को क्या करना पड़ेगा? क्लेम करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। एलोकेशन ऑफ टाइम ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो बोल रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो टेलीविज़न जो भी अलग अलग मैटर है उनको सबको इलेक्शन के तहत प्रोपोगेट करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में इलेक्ट्रल रिफॉर्म सिंस 2010 में क्या हो रहा है। देखो 2010 से बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। इसमें जो सबसे मेन है जो नोटा वगैरह है उसको देखते हैं क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले एग्जिट पोल को बंद किया गया है और डिसक्वालिफिकेशन के लिए टाइम लिमिट फॉर सबमिटिंग अ केस फॉर डिसक्वालिफिकेशन बोल रहा है। तो बोल रहा है कि डिसक्वालिफिकेशन के लिए ना सिंप्लीफाई किया गया है उसमें करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए। इट प्रोवाइडेड 3 मंथ टाइम लिमिट, 3 महीने के भीतर आपको जो भी स्पेसिफाइड अथॉरिटी है उन्हें जो भी प्रेसिडेंट है उनके सामने गिल्टी के लिए को उनको टाइम लिमिट रखा गया है। बेसिकली आप लंबा नहीं खींच सकते। अपीलेट अथॉरिटी विद इन द डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक अपीलीय अधिकारी होना चाहिए जो ना कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर राज्य का उसको दिया जाएगा। तो हर में एक अपीलीय अधिकारी है। बेसिकली ये डिसेंट्रलाइजेशन को है। वोटिंग राइट्स ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया लिविंग अब्रोड, तो 2010 में प्रावधान रखा गया कि भारत में रहने वाले मतलब भारत के जो नागरिक है जो NRI है बेसिकली उनको भी वोट दिया जाए। ऑनलाइन इनरोलमेंट इन द इलेक्ट्रोल रोल, 2013 से ये प्रावधान रखा गया है एप्लीकेशन के लिए, एनरोलमेंट के लिए इलेक्ट्रोल मत पत्र जारी करने के लिए। नोटा ऑप्शन के लिए भी है। तो नोटा में बोला है कि बैलेट पेपर वगैरह में नोटा का ऑप्शन दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कह दिया है ताकि कोई भी उनको लगता है कि कोई कैंडिडेट उनके लिए नहीं है तो उस चीज़ को रखा गया। VVPAT वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिटर ट्रेल है। एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है। क्या है पूछा जाए तो एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है जो कि वोटर को ये वेरीफाई कर देता है कि उनका वोट की जो है सही जो जैसा कि उनका मानना था वैसा हुआ है कि नहीं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जब भी वोट को कास्ट किया जाएगा एक स्लिप प्रिंट होगा तुरंत और उसे ट्रांसपेरेंट विंडो में 7 सेकंड तक डिस्प्ले किया जाएगा। सीरियल नंबर, नेम और सिंबल ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, तो सीरियल नंबर, नाम और सिंबल ऑफ द कैंडिडेट उसमें रखा जाएगा। उसके बाद तुरंत वो कट के VVPAT जो है टूट जाएगा, मतलब वो VVPAT का जो पेपर है वो हट जाएगा। और बोल रहे हैं कि 2013 से एक और अभियान किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के जो डिसीजन है उसको अपहेल्ड किया और मतलब माना कि जेल या पुलिस कस्टडी में जो भी है उनको भी वोट देने का अधिकार है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, तो छोड़ो इसको, आगे बढ़ते हैं। सीलिंग ऑन इलेक्शन एक्सपेंडिचर, तो इलेक्शन एक्सपेंडिचर में सीलिंग को बढ़ाया गया, मतलब उसको एक लगाया गया है। तो 70 लाख अभी के वर्तमान में है कहाँ, लोकसभा में, और 70 लाख है। और अभी मैं इसको रिव्यू कर लेता हूँ इसको क्या है, ये पुराना है डेटा है। फ़ोटो ऑफ कैंडिडेट, ये 2010 के बाद में है। कैंडिडेट के EVM और बैलेट पेपर में भी इसका क्या फ़ोटो वगैरह रहेगा। और सीलिंग ऑन कैश डोनेशन लोवेट कर दिया गया, जो 20,000 रुपये तक था ना, जो पहले इलेक्शन कमीशन को आपको देना पड़ता था, उसको 2,000 रुपये कर दिया गया। ये ट्रांसपेरेंसी है, 2,000 रुपये से आप ज़्यादा नहीं कर सकते। तो लेकिन इसका ये भी है कि आप 2,000 से ज़्यादा नहीं ले पा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उसी के हिसाब से मांगते हैं हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज। इलेक्ट्रल बॉन्ड को स्कीम के भी बारे में बताया गया है, जिसमें डोनेशन को रखा गया है सारे चीज़ को। फॉरेन फंडिंग अलाउड, फॉरेन कंट्रीब्यूशन को भी रखा गया है। ये बेसिकली चीज़ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप देखोगे एक सेकेंड,
तो इलेक्शन सीलिंग जो लिमिट है उसमें देखो क्या क्या है। लोकसभा यानी कि पार्लियामेंट्री अगर कंसिस्टेंसी है तो उस केस में 95 लाख आप बड़े राज्यों में, 75 लाख स्मॉल स्टेट में। असेंबली में तो बेसिकली 95 75 का इसमें रेशियो, 95 से 75 का रेशियो, और इसमें कितना है 40 से 28, 40 लाख 28 लाख का। इस तरीके से चैप्टर ख़त्म